हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सारे बच्चों का, मेरे सारे के सारे शेर और शेरनियों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो। और ये बहुत गर्व का विषय है, आपको बताते हुए बड़ा गर्व हमें महसूस होता है कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा परिवार है। ग्रामीण इलाके, पिछड़े इलाके से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास में संसाधन नहीं है, अच्छे टीचर्स, अच्छी किताबें नहीं है, इवन अच्छा मार्गदर्शन भी उपलब्ध नहीं है, उनको पता तक नहीं है कि जेई और नीट के एग्जाम के लिए किस तरीके से मेहनत करी जाती है, किस दिशा के अंदर पढ़ा जाता है। ऐसे बच्चों की भारी संख्या के अंदर जो मदद कर रहा है यूट्यूब चैनल, हम ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसे परिवार का हिस्सा हैं। ये मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। तो फटाफट से आज के इस एक बेहतरीन सेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच के संबंध के बारे में। तो मजा आएगा आपको, क्योंकि आज मैं आपके साथ में एक ऐसा हथियार शेयर करूंगा जो कि शायद पूरी की पूरी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बन सकता है, और उसको आप हर कहीं अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो सवाल है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा अगर आप उस हथियार को अप्लाई करना सीख जाते हो तो। लेकिन हर सेशन की तरह इस सेशन में भी मैं चाहूंगा शुरुआत हो हमारे लक्ष्य को याद करने के साथ में। तो आप सभी को पता है कि हम क्यों क्लास 11th से ही आप बच्चों को जेई और नीट को दृष्टि में रखकर तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि असली में जो जेई और नीट की प्रिपरेशन होती है वो बेटा होती है कब, जब आप क्लास 11th से ही फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, बायोलॉजी को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए पढ़ते हैं। एक हिंदी माध्यम का जो बच्चा है उसको शायद सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि 11वीं क्लास के अंदर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उसको 12वीं कक्षा की महत्वता बताती जाती है कि 12वीं कक्षा बोर्ड है और बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, 11वीं के नंबर्स का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब अपन बात करते हैं जेई और नीट के एग्जाम की, तो जेई और नीट के अंदर 11th का और 12th का सिलेबस, दोनों सिलेबस पूछे जाते हैं। तो और वैसे भी अगर आप 11वीं में मेहनत करोगे, 11वीं में जो चीज आप पढ़ोगे, तो मैंने आपको नींव वाला एग्जाम्पल बताया था ना, आपकी नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत बहुत ऊंची भी खड़ी करी जा सकती है और बहुत जल्दी भी खड़ी करी जा सकती है। 11वीं में अगर तुम चीजों को अच्छे से समझोगे तो 12वीं क्लास तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पीस ऑफ केक, मतलब किसी हलवे की तरह आपको 12वीं की क्लास लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि इमारत बहुत ऊंची खड़ी करी जा सकती है। मतलब अगर आप 11वीं के अंदर मेहनत नहीं करते तो हो सकता है 12वीं में आप मेहनत करके बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर ले आओ। लेकिन अगर आप 11वीं में भी मेहनत कर रहे हो, 12वीं बहुत आसान लगेगी, और फिर ना केवल आप बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेके आओगे बल्कि आप जेई और नीट जैसे एग्जाम के अंदर भी अच्छे नंबर लेके आओगे, जो कि एक्चुअल में आपके करियर को बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमेशा मैं क्लास की जो शुरुआत है वो बच्चों को इस लक्ष्य को याद दिलाने के साथ में करता हूं, और इस बार भी मैं वही काम कर रहा हूं। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे जो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं वो कमेंट्स के अंदर टाइप कर दे हैशटैग जिद कर। और ये हमारा स्लोगन है, हैशटैग जिद कर, ये हमारा स्लोगन है। सर ये वाला स्लोगन क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा मुहिम बहुत बड़ी है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होने वाला। आप लोगों को हम मार्गदर्शन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आप हमारी बात समझ भी पाओगे, क्या इस बात को महत्व भी आप दे पाओगे कि यार वाकई सर जो कह रहे हैं उसके अंदर दम है, हमें वाकई क्लास 11 से ही चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि आपकी स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जा रहा। आप देखोगे आपके स्कूल के अंदर जो किताबें आपको दी गई है, जो नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आपको लगेगा यार क्यों फालतू मेहनत करें, स्कूल के अंदर तो वैसे ही नंबर आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो हमने मुहिम छेड़ रखी है, ये समाज की एक सोच है, उसको हमें बदलना है। ये छोटी मोटी मुहिम नहीं है, इसके अंदर बड़ा एकदम समय भी लगने वाला है और बड़ी मेहनत भी लगने वाली है। चश्मा ठीक नहीं है यार आज, ठीक है। तो समय और मेहनत दोनों की ही डिमांड करती है हमारी ये मुहिम। तो इसलिए कमेंट्स के अंदर आप लोग टाइप कर दो हैशटैग जिद कर,
और ये हमारा स्लोगन रहेगा, यही हमारा रहेगा स्लोगन, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, और सभी लोग अपनी कॉपी पेन फटाफट से संभाल लो। और मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना, चैप्टर अभी बिल्कुल शुरुआत में है, तो अगर आप और बच्चों को शामिल करना चाहते हो तो आप उन बच्चों को बताओ इन क्लासेस के बारे में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ऐप के ऊपर आप अगर इन क्लासेस को अटेंड करते हो तो आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो ऐप के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में आप बताओ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो बेटा अगर आपको याद हो तो कल की क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने कार्य को परिभाषित किया था। हमने कार्य को परिभाषित किया था किस प्रकार से, हमने कार्य को परिभाषित किया था किस प्रकार से, W बराबर F डॉट R। और ये वाली जो परिभाषा थी ये कब थी, जब हमारा बल नियत हो, वो किसी भी प्रकार से R के ऊपर, समय के ऊपर निर्भर नहीं करता हो। और अगर हमारा परिवर्ती बल हो, परिवर्ती बल का अगर कार्य पूछा जाए तो ये भी हमने देख लिया था, परिवर्ती बल का कार्य। तो परिवर्ती बल का मतलब क्या होता है, जो बल समय के साथ में या स्थान के साथ में बदल रहा हो। तो इसका कार्य निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, समाकलन का। हम F डॉट dr इसका समाकलन करते थे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और इस प्रकार से हम समाकलन का उपयोग करके परिवर्ती बल का कार्य निकाल लेते थे, राइट। अब यहां से हमें एक नया हथियार और मिलने वाला है। मान लो हमें बल की विस्थापन के ऊपर जो निर्भरता है वो ग्राफ के रूप में दी जाए। अगर हमें बल की विस्थापन के ऊपर निर्भरता ग्राफ के रूप में दी जाए, यानी कि हमें बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ दे दिया जाए, बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ दे दिया जाए, उस अवस्था में हम कार्य कैसे निकालेंगे। ये एक नया हथियार यहां से निकल के आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भाई नॉर्मली तो हमें बल दे दिया जाता है और हम उसका समाकलन कर देते हैं, क्योंकि समाकलन के फॉर्मूलाज हमें पता है, हमने कल इस तरीके के सवाल भी करे थे। बट ये तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपको मैंने ये ग्राफ दे दिया, ये आपका बल है यहां पर, और ये आपका विस्थापन है, और ये आपको बता दिया गया है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, ठीक है। तो बल और विस्थापन आपको दे रखा है, और इस प्रकार का ग्राफ आपका बन रहा है, इस प्रकार का ग्राफ आपका बन रहा है। ये आपका R बराबर, ये R बराबर 2 मीटर है, और ये आपका हो जाएगा R बराबर 10 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्राफ दे रखा है, और जो बल का अधिकतम मान है वो भी आपको दिया गया है 5 न्यूटन। तो इस ग्राफ को देख के आपको ये तो पता पड़ जाएगा कि बल परिवर्ती है, परिवर्ती है। कैसे पता चला सर, देखो शुरुआत में बल 0 था, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो बल भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर R बराबर 2 पर जाकर बल आपका क्या हो गया, नियत हो गया। तो इसमें कुछ समय तक बल परिवर्तित हो रहा है और कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, नियत। लेकिन हमें किसी भी प्रकार से जो बल की सूचना है वो विस्थापन के रूप में, समीकरण के रूप में नहीं दे रखी, ग्राफ के रूप में दे रखी। तो ऐसी अवस्था में हम लोग कैसे निकालेंगे कार्य। तो बेटा आप लोगों को मैं यहां पर बताने वाला हूं कि समाकलन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है। समाकलन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है, ग्राफ के अंदर मतलब होता है ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये होता है समाकलन का मान। समाकलन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है, ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इसको अपन एरिया अंडर दी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, एरिया अंडर दी कर्व भी बोला जाता है ना अंग्रेजी के अंदर। तो मिल गया हमें हथियार, अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। अच्छा भाई साहब, समाकलन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
और साथ ही साथ में ये जो आयत बन रहा है, इस आयत का भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाए तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो कार्य होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुणा आधार कितना है 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 5 प्लस, अगर दूसरा वाला जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसकी लंबाई कितनी है, तो 2 से लेके 10 तक है लंबाई, यहां से लेके यहां तक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा बचेगा 5 प्लस 8 इंटू 5 करोगे तो 40, यानी कि आपका कार्य हो जाएगा 45 जूल। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कार्य की गणना कर सकते हो। तो परिवर्ती बल की सूचना आपको कैसे दी जाती है, अगर समीकरण के रूप में दी गई है तो समाकलन के फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर ग्राफ के रूप में दी गई है तो सीधा सीधा हम ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक बार फटाफट से कमेंट्स के अंदर मुझे बता दो कि क्या ये जो छोटे 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 हथियार है ये आपको समझ में आ गए। मैंने जब आपका सेशन लिया था कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, तो मैंने यही तो चीज सिखाई थी आपको कि मान लो मैं आधे घंटे या 20 मिनट को लगा के कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो आपको उसको कंक्लूड करना आना चाहिए। जैसे हमारी जो पिछली क्लास थी, अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड ना करी हो, तो आज आप देखोगे कि पिछली क्लास को हमने सिर्फ 2 वाक्यों में खत्म कर दिया। ये होता है निष्कर्ष निकालना, हथियारों के रूप में निष्कर्ष निकालना, कि हमने पिछली क्लास अटेंड करी, हर एक चीज को अच्छे से समझा, वेरी गुड। अब वहां से आगे क्या लेके चलना है, वहां से आगे सिर्फ ये 2 बातें लेके चलनी है। कार्य का मतलब क्या होता है, नियत हो तो, और परिवर्ती बल का कार्य कैसे निकाला जाता है, और फिर आज के हथियार हमको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो यहां तक आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से एक बार कमेंट्स के अंदर मुझे बता दो। मैंने मेरे अपने मोबाइल को चार्ज पर लगा रखा है, ठीक है, चलो अब ये बंद नहीं होगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। मैंने देखा है कि मैं जब आपसे पूछता हूं कि आप कमेंट्स के अंदर बता दो तो आपके कमेंट्स बहुत लेट आते हैं, ऐसा क्यों, इतना लैग तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं आगे, अब अपन चलते हैं आगे, अपन कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एक अपन ऐसा एग्जाम्पल करते हैं, मैं यहीं पे करवा देता हूं ताकि आपको इसी पेज के ऊपर ध्यान रह जाए। एक ऐसा भी उदाहरण कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बल है, ठीक है, वो आपको दिया गया है। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपको बल इस प्रकार से दिया गया है, आपको दिया गया है 2x आई कैप प्लस 3x 3x स्क्वायर नहीं, थोड़ा आसान क्वेश्चन बनाते हैं, 3y स्क्वायर जे कैप, 3 कहां गया, ये लेना है, 3y स्क्वायर जे कैप, और फिर ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स z क्यूब, 4 टाइम्स z क्यूब टाइम्स के कैप। ऐसा आपको बल दिया गया है। अच्छा, बल को देख के आपको यह तो पता लग गया कि बल परिवर्ती है, वो x निर्देशांक के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, y के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, और z के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, और इसमें तीनों ही घटक मौजूद है, x घटक भी मौजूद है, y घटक भी मौजूद है, और z घटक भी मौजूद है, मतलब इसकी दिशा भी परिवर्तित कर रही है। जैसे कल की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सिर्फ बल x अक्ष की दिशा में था और x निर्देशांक के ऊपर निर्भर करता था। यहां पर बल की दिशा भी अलग है और वो अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग तरीके से परिवर्तित भी हो रहा है। तो ऐसा भी केस आपको दिया जा सकता है। अब ऐसे केस में आपसे पूछा जाए कि इस बल के द्वारा बिंदु, आपको 2 बिंदु दे दिए जाएंगे, बिंदु 1, 2, 1 से, ठीक है, बिंदु 2, 1, 0 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। विस्थापित करने
में कार्य कितना किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब ये बना एक बेहतरीन सवाल। हथियार तो हमने इकट्ठा कर लिया, बट इस सवाल के माध्यम से आप उसको और बेहतरीन तरीके से चलाना सीखोगे कि सर इस केस में क्या करें। पहली बात तो इसमें तो तीन तीन वेरिएबल हैं, तो समाकलन किसके सापेक्ष करें, है ना। और दूसरी बात, लिमिट्स भी देखो कितनी है, एक्स निर्देशांक भी परिवर्तित हो रहा है, वाई भी परिवर्तित हो रहा है और जेड भी परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर मतलब थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती है कि सर इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करें, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बेटा, पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट और फिर अपन देखते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो डी आर सदिश होता है ना, मतलब स्थिति सदिश जो होता है, उसके अंदर तीनों अंग हो सकते हैं, तीनों घटक हो सकते हैं। उसके अंदर dx घटक भी हो सकता है, मतलब आपका x निर्देशांक भी परिवर्तित हो सकता है। उसके अंदर dy घटक भी हो सकता है और उसके अंदर dz घटक भी हो सकता है। हो सकता है ना कि जब आपकी स्थिति परिवर्तित हो तो x निर्देशांक भी परिवर्तित हो रहा हो, y भी परिवर्तित हो रहा हो और z भी परिवर्तित हो रहा हो, जैसे इस उदाहरण में तीनों ही चीजें परिवर्तित हो रही है, राइट। ठीक है। और आपका जो बल सदिश है वो तो आपको पहले से ही दे दिया गया है, कितना 2x i कैप दे दिया गया है प्लस 3y स्क्वायर j कैप दे दिया गया है, फिर प्लस 4z क्यूब k कैप दे दिया गया है। तो अब हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें तो सीधा का सीधा कार्य निकालना है। और सर ने बताया था कि अगर परिवर्ती बल हो तो कार्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बल का किसके साथ में, डॉट डी आर के साथ में अदिश गुणनफल करते हैं और इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन कहां से कहां पर करेंगे, तो पहला बिंदु है 1,2,1 और जो दूसरा बिंदु है वो है 2,1,0। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब अभी आपको बहुत लग रहा होगा कि सर कैसे लिमिट्स भी कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, बट देखना कितना आसान हो जाएगा। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो अपने आप ही समाकलन तीन हिस्सों में टूट जाएगा। आप इसके गुणांक को इसके गुणांक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक समाकलन सिर्फ x का होगा कि ट्वाइस ऑफ x गुणा dx। तो यहां पर लिमिट सिर्फ x की लगाओ तो x कहां से कहां परिवर्तित हो रहा है, 1 से लेके 2 तक परिवर्तित हो रहा है। फिर जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो सिर्फ समाकलन किसका होगा बेटा, 3y स्क्वायर गुणा dy। तो सिर्फ y की लिमिट लगाओ कहां से, 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक आपका y परिवर्तित हो रहा है। और फिर इसका गुणांक और इसका गुणांक अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस 4 टाइम्स z क्यूब गुणा dz। और यहां पर जब आप लिमिट लगाओगे तो 1 से लेके कौन सी लिमिट लगा दी आपने, 1 से लेके 0 तक की लिमिट लगा दी। तो अब तो काम आसान हो गया ना, अब तो आप सबका समाकलन भी कर सकते हो और अब तो आप बड़ी आसानी से सीमाएं भी रख सकते हो। तो W का मान कितना आएगा बेटा, सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं, ट्वाइस ऑफ x, तो 2 को तो रहने दो, x का हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा x स्क्वायर बटे 2। लिमिट्स रखनी है हमें कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 2 तक। फिर इसको देखो 3y स्क्वायर, तो इसका समाकलन हो जाएगा 3y क्यूब बटे 3। लिमिट्स रखनी है हमें कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 1 तक। और इसका समाकलन देखो तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स z की पावर 4 बटे 4। आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं समाकलन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। घात को बढ़ा दो और बढ़ी हुई घात से विभाजित कर दो। तो मैंने x की घात को बढ़ा दिया और बढ़ी हुई घात से डिवाइड कर दिया, y की घात को बढ़ा दिया, बढ़ी हुई घात से डिवाइड कर दिया, z की घात को बढ़ा दिया, बढ़ी हुई घात से डिवाइड कर दी। तो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर 4 से 4 कट जाएगा। और जब सीमाएं रखेंगे तो W का मान कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहां पर तो बचेगा 4 माइनस 1, प्लस यहां पर 1 का क्यूब करोगे तो आएगा 1, माइनस 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 माइनस 8 बच गया।
0 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 0, माइनस 1 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 माइनस 1 करा, कितना बचा आपका 3 बचा। 1 माइनस 8 करा, माइनस का 7 बचा। और 0 माइनस 1 करा तो माइनस का 1 बचा। और अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 5 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो क्या इस तरीके के सवाल में कभी घबराने की जरूरत पड़ेगी आपको? तो हर एक केस निपटता जा रहा है ना बेटा। एक बार मुझे बता दो कमेंट्स के अंदर, आपके रिप्लाईज अगर मान लो आ रहे हैं साथ की साथ, तो एक बार कमेंट्स के अंदर बता दो समझ में आया अच्छे से। हर एक केस हो गया ना। बल नियत हो, सीधा अदिश गुणनफल कर दो। बल परिवर्ती हो, समीकरण के रूप में दिया हुआ हो, समाकलन कर दो, समाकलन के फॉर्मूला का उपयोग कर लो। बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ दिया जाए तो सीधा सीधा क्या कर लो, ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अगर बल इतने भयानक रूप से दिया जाए कि तीनों ही दिशाओं के ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक केस हम लोगों ने यहां पर अच्छे से देख लिया है और अब हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। हम बड़ी आसानी से इन सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांस सवाल भी आएंगे, बट अपन पहले थोड़ी सी कुछ और नई चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमारी सहायता हो जाए। जैसे एक एडवांस सवाल यह आएगा कि सर हो सकता है कि बल विस्थापन पर निर्भर ना करके, मतलब स्थिति पर निर्भर ना करके, एक्स वाई जेड पर निर्भर ना करके समय के ऊपर निर्भर करे। वो भी तो परिवर्ती बल होगा, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब बल को समय के रूप में दिया जाए तो क्या हम करेंगे? क्योंकि यहां पे तो हम जो समाकलन करते हैं वो विस्थापन के सापेक्ष करते हैं, लेकिन अगर बल समय के रूप में परिवर्तित हो रहा हो तब हम क्या करेंगे? तो बेटा उसका मैं एक बहुत छोटा सा हथियार आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको और सीखनी पड़ेगी, उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, तो यहां तक की तो सारी बातें हो चुकी है हमारी क्लियर। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो, कार्य के हमने सारे हथियार इकट्ठे करे, एक एक चीज हमने कार्य के बारे में सीखी और कार्य के साथ में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो चुके हैं, उसमें हमें अब कोई भी परेशानी नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर ऊर्जा को परिभाषित किया जाए तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब क्या होता है? आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हो, आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसको विस्थापित कर रहे हो, यानी कि आप किसी वस्तु के ऊपर कार्य कर रहे हो। तो ये जो कार्य करने की प्रक्रिया है ये आप तभी कर पा रहे हो ना जब आपने खाना पीना खाया हुआ है, मतलब आपके अंदर ऊर्जा है। अगर मान लो आपने 10-15 दिनों से खाना नहीं खाया होता, शरीर की पूरी ऊर्जा सूखी हुई है, तो आपको लगता है कि आप किसी पिंड के ऊपर बल लगा पाते, उस पिंड को विस्थापित कर पाते या उसके ऊपर कार्य कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी भौतिक राशि जो कार्य करने की क्षमता को पैदा कर दे। अगर हमारे पास में ये भौतिक राशि होगी, मतलब ऊर्जा होगी, तो हम बल लगा पाएंगे, तो हम विस्थापन कर पाएंगे और तो हम कार्य कर पाएंगे। तो यहां से ऊर्जा की परिभाषा निकल के आती है। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। क्या मतलब होता है बेटा ऊर्जा का? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। वह भौतिक राशि जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती हो, या वह भौतिक राशि जिसको कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सके, क्या कहलाएगी बेटा? ऊर्जा कहलाएगी। और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है, लेकिन मूलभूत रूप से आप देखोगे तो आप दो मूलभूत ऊर्जाओं के बारे में बात कर सकते हो, और उनमें से पहली के बारे में बात करेंगे हम आज की क्लास के अंदर। उसको अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब इसको अच्छे से समझो। मान लो मेरे सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, यह एक गुब्बारा रखा हुआ है,
बड़ा गुब्बारा है, काफी भारी सा है, ठीक है ना। बट मैं गुब्बारा इसलिए ले रहा हूं कि वो रबर का बना हुआ होता है और अगर मैं उससे जाके टकराऊं तो मुझे चोट नहीं लगेगी। तो मेरे सामने वो गुब्बारा रखा हुआ है ना, वो बड़े बड़े गुब्बारे नहीं आते जिम वगैरह के अंदर पड़े होते हैं, तो वो गुब्बारा मेरे सामने रखा हुआ है। अब मैं अगर जस्ट उस गुब्बारे के समीप जाकर, ठीक है, मैं और गुब्बारा हम दोनों एक दूसरे के स्पर्श करने लगे और मैं खड़ा रहूं, तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं विराम अवस्था में रहूंगा तो मैं गुब्बारे के ऊपर बल लगा पाऊंगा? आप बोलोगे सर हाँ धक्का वक्का आप लगा सकते हो, बट मैं धक्का वक्का नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ स्पर्श में हूं उस गुब्बारे के। आप बोलोगे सर जब तक विराम अवस्था में रहोगे तब तक तो नहीं लगा पाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं भागता हुआ हूं और भागते 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 फिर उस गुब्बारे को स्पर्श करूं तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि मुझसे टकरा के गुब्बारा बहुत दूर चला जाएगा। मतलब सिर्फ मेरे भागने की वजह से मेरे अंदर एक ऊर्जा आ गई, सिर्फ मैं भाग रहा था, गतिमान था, इसलिए मेरे अंदर एक ऊर्जा थी और उस ऊर्जा की वजह से मैंने गुब्बारे के ऊपर बल लगाया और उसको विस्थापित कर दिया। तो हर गतिमान वस्तु के अंदर एक ऊर्जा निहित होती है और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं बेटा? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बेटा? गतिज ऊर्जा के बारे में। क्या कहा जाएगा गतिज ऊर्जा के बारे में? गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा, गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, या गति के कारण, या गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा, वस्तु में निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा के बारे में कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो गतिज ऊर्जा का, ठीक है, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन इसको अंग्रेजी के अंदर? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहली चीज कि सर गतिज ऊर्जा क्योंकि किसके ऊपर निर्भर करती है? वेग, मतलब गति के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा? तो ध्यान रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। यहां पर m द्रव्यमान है और v यहां पर क्या है? वेग है। ये आई होप सभी बच्चों को पता होगा। अब ये सर आया कहां से? हमने कैसे पता लगाया कि किसी गतिमान वस्तु के अंदर इतनी ऊर्जा है? तो हमने उल्टा काम किया। मान लो कोई वस्तु गति करते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो हमने उसके ऊपर बल लगाया और उसको विराम अवस्था के अंदर लेकर आ गए। तो बल लगा के विराम अवस्था में लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ा उतनी की उतनी ऊर्जा वस्तु के अंदर रही होगी। उससे हमने गणना करी कि वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा थी, और वो अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बात करेंगे, तब अपन देखेंगे, राइट। तो वो गतिज ऊर्जा इस तरीके से गणना करी जाती है। हमें शुरुआत कहां से करनी है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अब ये सबको पता होता है, लेकिन जो नहीं पता होता वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहले तो यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें। पहली छोटी बात, देखो द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है और वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट यहां पर तुम वेग का स्क्वायर कर रहे हो, तो ध्यान रखना कभी भी सदिश का स्क्वायर नहीं होता। किसका स्क्वायर होता है? परिमाण का स्क्वायर होता है। तो यहां पर तुम वेग के परिमाण का क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। तो द्रव्यमान भी पॉजिटिव है और वेग का परिमाण भी पॉजिटिव है। तो एक तो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो हमेशा कैसी होती है बेटा? गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा,
बहुत छोटा सा सवाल होगा लेकिन उसमें बच्चे अटक जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो नहीं अटकोगे। क्या बोला मैंने कि यहां पर जो हम वेग का स्क्वायर कर रहे हैं ये क्या है, ये परिमाण का स्क्वायर है, वेग के परिमाण का स्क्वायर है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। और साथ ही साथ में बेटा ध्यान रखना, जो गतिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर करती है, निर्देश तंत्र, ठीक है, पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये एक बार समझा दो। निर्देश तंत्र के ऊपर मतलब मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था ना, जब अपन सापेक्ष गति के बारे में पढ़ रहे थे। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा, एक बार दोबारा से समझ लो कि कोई भी वस्तु जो गतिमान है वो किसी ना किसी के सापेक्ष होगी गतिमान। जैसे मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं मेरे रूम में और सामने सड़क के ऊपर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, और मेरे ही बगल में मेरा दोस्त भी खड़ा है। तो मेरे दोस्त के सापेक्ष तो मैं विराम अवस्था में हूं, हम दोनों बगल में खड़े हैं ना, तो दोस्त के सापेक्ष तो मैं विराम अवस्था में हूं, यानी कि मेरी गतिज ऊर्जा कितनी है, 0, क्योंकि मेरा वेग 0 है। लेकिन जो सड़क पे से गाड़ी गुजर रही है, अगर उसमें से कोई प्रेक्षक मुझे देखेगा तो उसको मैं गति करते हुए नजर आऊंगा। जैसे हम जब रेलगाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो जो बाहर पेड़ लगे हुए होते हैं, खंबे लगे हुए होते हैं, वो हमें गति करते हुए नजर आते हैं। असल में कोई जमीन पे खड़े हुए देखे तो वो विराम अवस्था में है, बट जब अपन रेलगाड़ी के अंदर होते हैं, गाड़ी के अंदर होते हैं, तो पेड़ पौधे खंबे ये हमें गतिमान नजर आते हैं। निर्देश तंत्र बदल गया और गतिमान नजर आते हैं, इसीलिए उनकी गतिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा है या नहीं है ये किस पे निर्भर करेगा कि वस्तु गतिमान है या नहीं है, और वस्तु गतिमान है या नहीं है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि यार गतिज ऊर्जा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर निर्भर करेगी। एक प्रेक्षक के सापेक्ष हो सकता है वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा हो, वहीं उसी वस्तु को कोई दूसरा प्रेक्षक देख रखा होगा तो हो सकता है उसके सापेक्ष गतिज ऊर्जा ना हो। अलग अलग प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करेगी वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, इसने लोगों का बहुत दिमाग हिलाया हुआ है। पर ठीक है, हमें तो अभी आसान रूप से यहां पर चीजों को देखना है, ठीक है। और अगर बात करें बेटा ऊर्जा की, तो ऊर्जा का जो मात्रक और विमा है, ऊर्जा का जो मात्रक और विमा है ये दोनों कार्य के ही समान होते हैं। मात्रक एवं विमा कार्य के ही समान होते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कार्य के ही समान होते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटा सा सवाल हम लेंगे और इस छोटे से सवाल के अंदर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है। क्या कह रखा है सवाल के अंदर, तो एक उदाहरण अपन यहां पर लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण कि यदि एक 2 किलोग्राम की वस्तु 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप वेग के साथ साथ गति कर रही हो, वेग के साथ गति कर रही हो, ठीक है। यदि कोई वस्तु 2 किलोग्राम की है और 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप वेग के साथ में गति कर रही हो, तो आपको बताना है
कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको बताना है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा कि मैंने अपना राइटिंग हैंड चेंज कर लिया। तो थोड़ी सी राइटिंग खराब है, बट मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहता हूं कि मैं दोनों हाथों से लिख पाऊं। अभी क्या थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इतनी आसानी से नहीं लिख पाता क्योंकि आदत नहीं है, बट धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी आपको ये चमत्कार करके दिखाऊंगा कि आई कैन राइट विथ बाय बोथ हैंड्स, राइट। तो यदि एक 2 किलोग्राम की वस्तु है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप वेग के साथ में गति कर रही है, तो आपको बताना है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो ये सवाल कितना ललचाने वाला सवाल है, ये सवाल कितना ललचाने वाला सवाल है। क्यों सर ललचाने वाला क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई आदमी इस सवाल को पढ़ेगा तो उसको ये तो पता है कि इसमें करना क्या है, उसको ये तो पता है कि इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर हमें गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि सब कुछ दे तो रखा है, द्रव्यमान भी दे रखा है हमें और वेग भी दे रखा है, लेकिन जैसे इस वेग का स्क्वायर करोगे तब तुम्हें गड़बड़ महसूस होगी कि यार ये सदिश का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो वहां पर फिर आपको सर की बात में याद में आएगी कि जब भी अपन गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं तो सदिश नहीं, उसके परिमाण का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपनों को जो वेग दे रखा है, ठीक है, जो वेग हमें दे रखा है, ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले इसका परिमाण निकालें। और परिमाण तो निकालना सबको आता ही होगा बेटा, परिमाण तो निकालना सबको आता ही होगा। हम क्या करते हैं, गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस इस -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 9 आ जाएगा। यानी कि जो वेग का परिमाण है, यानी कि जो वेग का परिमाण है, जो वेग का परिमाण है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 3। और जैसे ही हमारे पास में वेग का परिमाण आ गया तो अब हम गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो अब गतिज ऊर्जा आप निकालोगे तो कितनी आएगी, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2। द्रव्यमान कितना हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया 2 किलोग्राम और वेग कितना हो गया 3, इसका आपने कर दिया स्क्वायर। तो जब आपने इसकी गणना करी तो ये आ गया 1/2 गुणा यहां पर आ जाएगा आपका 9। तो 2 से 2 चला गया, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा 9 जूल। ये आपका होगा आंसर। तो सवाल तो बेहद आसान था कि आपको द्रव्यमान दिया हुआ था, वेग दिया हुआ था, बट बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों के अंदर अटक जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि हर सदिश के साथ में क्या करना है। और मैंने देखा है कई बच्चों को इसका स्क्वायर करते हुए देखा है, और फिर वो आके बोलते हैं कि सर सवाल तो बहुत लेंदी था, आपने पता नहीं किसका स्क्वायर करवा दिया। फिर उन्हें मैं याद दिलाता हूं कि भाई तेरे को परिमाण निकालना था और परिमाण का स्क्वायर करना था। इतना आसान है चीजों को यहां पर देखना। तो हर एक चीज को, इसलिए मैं कहता हूं बेटा, हर एक चीज को आप अगर अच्छे से समझते हुए चलोगे ना, एक एक छोटी छोटी बात को नोट करते हुए चलोगे, तो आएगा आपको मजा पढ़ने के अंदर। तो आपको लगेगा कि यार फिजिक्स है कितनी आसान, छोटी सी बातें ध्यान में रखनी होती है और सवालों के अंदर उन्हीं को हमें ढूंढना होता है। तो ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। अब बेटा अगला काम कि सर यहां तक की बातें तो चलो फिर भी बहुत आसान है, लेकिन इसके आगे की जो बात है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्या है, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको बनते हुए नजर आएंगे। आपको पूछा जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, गतिज ऊर्जा एवं
गतिज ऊर्जा एवं संवेग के मध्य संबंध, एवं संवेग में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो वैसे तो गतिज ऊर्जा को हमने क्या लिखा है, वैसे तो गतिज ऊर्जा को हमने लिखा है हाफ mv², और सबसे पॉपुलर फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर मैं द्रव्यमान से ऊपर और नीचे गुणा कर दूं, अगर मैं द्रव्यमान से ऊपर गुणा कर दूं और द्रव्यमान से नीचे गुणा कर दूं, तो देखो मुझे क्या फायदा होगा। ऊपर तो हो जाएगा m और v, इन दोनों का ही स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m। नीचे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m। और द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर होता है बेटा, संवेग के बराबर होता है। तो संवेग का स्क्वायर बटे ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, और संवेग, संवेग का मतलब हो गया मोमेंटम p। इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है वो हमें पता चल गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर संबंध के रूप में याद रखना चाहें तो हम काइनेटिक ऊर्जा को लिख सकते हैं संवेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी लिखने का तरीका है। और अगर अपन चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं अपन, किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। ये भी लिखा जा सकता है। दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। अब यहां से बनेंगे बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इस संबंध के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपको सीधा सीधा दिख गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर संवेग को समान रखा जाए तो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, और वेग को समान रखा जाए तो द्रव्यमान के समानुपाती होती है। भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो वेग अगर समान रखा जाए तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है, और संवेग को समान रखा जाए तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। देखो कैसा सवाल पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा, कैसा सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो अभी क्लास 11th में हो आप, ठीक है, छोटा सा सवाल लेते हैं, इससे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर क्लास 12th में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये। क्या उदाहरण पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा दो कण जिनके द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है आपको, जिनके द्रव्यमानों का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है द्रव्यमानों का अनुपात, m1 बटे m2 आपको दे रखा है 2/1। ये आपको दे रखा है द्रव्यमानों का अनुपात 2/1। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा यदि, अब यही सवाल आपको दो अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल तो यही होगा कि द्रव्यमानों का अनुपात इतना है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालो, बट दो अलग अलग शर्तों के साथ में पूछा जा सकता है। तो पहला दोनों का वेग समान हो, दोनों का वेग क्या हो जाए, समान हो जाए। तो एक तो परिस्थिति ये दी जा सकती है, और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोनों का, तो पूरा खेल इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों का संवेग समान हो। दोनों का संवेग क्या हो जाए बेटा, दोनों का संवेग हो जाए समान। पूरा खेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं, रटने वाले बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि वेग समान होता है,
यदि वेग समान होता है तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? द्रव्यमान के। यदि आपका वेग समान होता है तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाती है? द्रव्यमान के समानुपाती हो जाती है। इसका मतलब ke1 पहले कण की गतिज ऊर्जा और ke2 दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? m1 बटे m2। समानुपाती होने का मतलब है आपको ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और m1 बटे m2 आपको कितना दे रखा है? 2 बटे 1 दे रखा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यदि समान वेग के साथ में गति करते हैं। लेकिन अगर मान लो उल्टा हो जाए, अब की बार दे रखा हो दोनों का संवेग समान है, तो ध्यान रखना अब अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपका संवेग समान है, यदि आपका संवेग समान है तो फिर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। अब की बार उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब की बार जब आप ke1, ठीक है, गतिज ऊर्जा पहले कण की और गतिज ऊर्जा दूसरे कण की, इसका अनुपात निकालोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका m2 और नीचे आ जाएगा m1। देखो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये होता है कि ये ऊपर है तो द्रव्यमान नीचे, ये नीचे है तो द्रव्यमान ऊपर, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती होने। तो m2 बटे m1, m2 बटे m1 का मतलब है उल्टा लिखना है अपनों को, तो m2 बटे m1 का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सवाल बिल्कुल समान है, रटने वाला बच्चा गलती करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने समझा है उसके लिए बहुत आसान सवाल हो जाएगा कि यार इसमें ऐसा था ही क्या। सिर्फ यही तो ध्यान रखना था कि गतिज ऊर्जा के दो अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अगर वेग समान दिया जाए तो हाफ mv² को यूज करते हैं, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती हो जाती है। और अगर संवेग समान दिया जाए तो p² बटे 2m को यूज करते हैं, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। इतना आसान था ये, राइट। अब एक उल्टा सवाल भी कर लेते हैं, आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, उदाहरण ले लेते हैं अपन, आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को 4% बढ़ा दिया जाए, 4% बढ़ा दिया जाए तो संवेग में कितने प्रतिशत, संवेग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, संवेग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये आपको पता लगाना है। संवेग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी ये आपको पता लगाना है। तो पहले तो जब आप सवाल को पढ़ोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि सवाल गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध के ऊपर है, और वो संबंध आपको पता है। क्या है संबंध? तो वो होता है कि जो संवेग होता है वो किसके बराबर हो जाता है? √2 ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो आप गतिज ऊर्जा को बदलोगे, देखो कण समान है तो द्रव्यमान तो समान रहेगा, गतिज ऊर्जा बदलोगे तो आपका संवेग भी बदल जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। तो अब चलो इसको पकड़ते हैं। तो वैसे तो अपन कैसे निकालते हैं संवेग में प्रतिशत वृद्धि, कैसे निकालेंगे? तो वैसे तो संवेग में अगर कोई पूछे कि बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? हम अंतिम संवेग लेंगे, उसमें से प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देंगे, तो इतना तो परिवर्तन हुआ, बटे प्रारंभिक संवेग, प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक संवेग के सापेक्ष निकाला जाएगा, और इसी को हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है। और जब अपन सबका मान रखने की कोशिश करेंगे, जैसे अपन अंतिम संवेग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम के ई, या इसको काइनेटिक एनर्जी के ई एफ आ जाएगा। और यहीं से अगर अपन पी आई निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ऑफ के ई आई निकल के आ जाएगा। मतलब द्रव्यमान तो आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कितनी आएगी प्रतिशत वृद्धि करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये रूट ऑफ ट्वाइस एम कट जाएगा, यहां पर भी है रूट ऑफ ट्वाइस एम, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये तो सब जगह कट जाएगा। तो सीधा सीधा आप ये ध्यान रख लेना कि आपको जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसके रूट माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है उसका रूट डिवाइडेड बाय प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का रूट, इसी को आपको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो एक तो होता है ये फॉर्मूला, और ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि जो आपका अंतर या जो परिवर्तन हो रहा है, यदि अंतर बहुत छोटा हो, ठीक है, यानी कि लेस देन 5 to 10% हो, 5%, 10%, इतना अंतर हो रहा हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तब आप डायरेक्ट क्या करोगे, तब आप बोलोगे कि जो संवेग है वो गतिज ऊर्जा की पावर हाफ। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि इन संवेग। त्रुटियों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि जब आप प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको घात को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे 2 और द्रव्यमान तो परिवर्तित हो नहीं रहे, सिर्फ गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, और गतिज ऊर्जा की घात कितनी है, रूट का मतलब होता है आधा। तो प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग आधा गुणा प्रतिशत परिवर्तन इन गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे इस सवाल में हम डायरेक्ट ये वाला यूज करेंगे, कितना, कि प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग जो होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आधा गुणा प्रतिशत परिवर्तन इन गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 4% परिवर्तन हो रहा है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग इज 2%। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे ना तब भी आंसर इतना ही आएगा, तब और भी एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बट मैंने बताया ना फर्क इतना ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपका अंतर बहुत छोटा है तब तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ये वाला फॉर्मूला। अंतर बहुत छोटा है तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अंतर बहुत बड़ा है तो फिर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। एक और सवाल कर लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, और फिर अपन आज की क्लास को खत्म भी करेंगे। तो फटाफट से एक और सवाल कर लेते हैं। देखो आपको कहा गया है उदाहरण के अंदर कि अब की बार गतिज ऊर्जा को कितना बढ़ा दिया गया है, गतिज ऊर्जा को कितना बढ़ा दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया गया है 100%। गतिज ऊर्जा को या 300% बढ़ा देते हैं, 300% बढ़ा दिए जाने पर संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये आपसे अगर पूछा जाए। तो अब आप देख रहे हो कि गतिज ऊर्जा को तुम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। कितना परसेंट बढ़ा रहे हो, 300% बढ़ा दिया तुमने। यानी कि अगर तुम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को कितना मानो, अगर तुम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को 100 मानते हो, कुछ भी मान सकते हो, 100 मान लो, गणना आसान हो जाएगी। तो आपकी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है 300% बढ़ा दिया, तो 100 तो पहले से थी और 100 का 300% कितना हो गया, 300 हो गया। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई आपकी, 400 हो गई।
ऐसे आपने प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान निकाल लिया। क्योंकि परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला निकालोगे, तो प्रतिशत परिवर्तन इन संवेग किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस रूट ऑफ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाय प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गुणा 100 के बराबर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, तो रूट ऑफ 400 माइनस रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 गुणा 100। तो रूट ऑफ 400 का मतलब हो गया 20, रूट ऑफ 100 का मतलब हो गया 10, नीचे भी है आपका 10 गुणा 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, 10/10 गुणा 100। 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, 100%। तो आपका संवेग कितना बढ़ जाएगा बेटा, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा 100%। अगर गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ा दिया जाए तो संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 100% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को अपन देते हैं यहीं पर विराम। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार आज हम लोगों ने इकट्ठे करे हैं और आप देखोगे कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप अगर इन छोटे छोटे हथियारों को इकट्ठे करते चले जाओगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और दूसरा कि आज से पहले तो सर हमने कभी न्यूमेरिकल करे ही नहीं, आज आपका लेक्चर देखते हैं तो हमें अपने आप अंदर से मन करता है कि और इतने उदाहरण हमने कर लिए कि इनको तो अब फटाफट से न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। तो आप खुद भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो अगर आपका आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ये जो क्लासेस हैं ये और भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाए और उनका भी फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जो कमेंट्स हैं अभी लाइव चैट वाले कमेंट्स नहीं, वो नहीं दिखेंगे। आप अगर पहली बार मेरी क्लास में आए हो और पहली बार में ही आपको ऐसा समझ में आया है जैसा शायद आपको पहले कभी नहीं आया हो, तो ये बात आपको कमेंट्स के अंदर जरूर मुझ तक पहुंचानी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा जो पढ़ाने का जोश है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।